अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी सी क्लास सेकंड ईयर, आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस लेक्चर नंबर 7 है। और टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। मेरा बच्चा, या तो एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें अक्खा खुला पानी दस्तयाब है, या फिर एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें पानी थोड़ा महदूद दस्तयाब है, और कुछ ऐसे हैबिटेट है जिसमें पानी ना होने के बराबर दस्तयाब है बेटा एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो जैसा हैबिटेट वैसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक्सक्रीशन हमें मालूम है कि हम एक्सक्रीशन के कहते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता। ठीक है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, अब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमने नेम्स पढ़े कि एमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि एमोनिया किन जानवरों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एमोनिया किन जानवरों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? तो सुनो जी पुत्र जी, एमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, बहुत पॉइजनस है जी एमोनिया, और बड़ी तेजी से डिसॉल्व हो जाता है बॉडी फ्लूइड्स में, बड़ी तेजी से बॉडी फ्लूइड्स में डिसॉल्व हो जाता है। 10 लिहाजा इट मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी। तो इसको बॉडी में वेरी लो कंसंट्रेशन में रखना होगा, वरना टॉक्सिसिटी। तो इट इज वेरी मच टॉक्सिक and dissolves quickly in body fluids. Thus, it must be kept in low concentration in the body. अब बच्चों, एमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए पहले आखिरी पॉइंट पढ़ लें। कहता है 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर, आधा लीटर, हाफ लीटर पानी चाहिए पुत्र। 1 लीटर की पानी की बोतल होती है ना, उसका आधा कर लो। आधा लीटर पानी चाहिए 1 ग्राम अमोनिया खारिज करने के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मेरे बच्चे आधा लीटर पानी चाहिए, 500 ml वाटर चाहिए टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, टू एक्सक्रीट व्हाट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो पॉइंट 3 चेक करो, टू मेंटेन इट्स लो कंसंट्रेशन। तो एमोनिया की लो कंसंट्रेशन इन द बॉडी मेंटेन करने के लिए बहुत पानी चाहिए भाई, वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड, ताकि यूरिन में एमोनिया को बाहर निकाला जा सके, यूरिन के अंदर एमोनिया को बाहर निकाला जा सके। और बहुत ज्यादा पानी पुत्र रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा पानी। सिर्फ 1 ग्राम एमोनिया को निकालने के लिए आधा लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब जरा इंग्लिश समझे। टू मेंटेन इट्स लो कंसंट्रेशन, टू मेंटेन द लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द बॉडी, वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एमोनिया इन यूरिन। तो वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी रिक्वायर्ड है कि यूरिन में हम अमोनिया को हम बाहर निकाल सकें एज इट इज प्रोड्यूस, जैसे ही वो पैदा हो। तो पुत्र फिर ऐसा तो पॉसिबल सिर्फ उन जानवरों के लिए है जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जो क्या रहते हैं बेटा? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में वो फ्रेश वाटर पीते रहेंगे और उनकी बॉडी के अंदर ढेर सारा पानी होगा जिसको इस्तेमाल करके वो आराम से अमोनिया निकाल सकेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने एमोनिया को सिर्फ उन जानवरों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बतौर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखा। अल्लाह ने एमोनिया को सिर्फ उन जानवरों में बतौर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखा जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को इनहैबिट करते हैं। इनहैबिट से मुराद वहां रहते हैं।
और वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि जनाब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दी इनहैबिटिंग एनवायरनमेंट। तो जी हाँ, अगर आप फ्रेश वाटर में इनहैबिट कर रहे हो तो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज एमोनिया। और बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के 500 ml ऑफ वाटर इज नीडेड, 500 मिलीलीटर, आधा लीटर पानी चाहिए टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। टू एक्सक्रीट व्हाट? 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन। इजी मेरा बच्चों। अगला आया जी यूरिया। अब बच्चों जो ऑर्गेनिजम्स ये हम इंसानों की तरह रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में है, यानी वो पानी पिएंगे तो उन्हें पानी नसीब होगा, पानी में नहीं रहते, टेरेस्ट्रियल हैं, हवा में रहते हैं, वो जमीन पर रह रहे हैं। अब पानी दस्तयाब है तो हमने पानी पिया, वरना नहीं। तो फिर बच्चों जिनको रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर मुहैया है, अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया वहां का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं रखा जा सकता। The other alternative is to change it into less toxic substance such as urea. तो अब फिर एक अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव से मुराद, अच्छा अगर अमोनिया नहीं है तो चलो फिर अमोनिया का यूरिया बना दो। अच्छा यूरिया अब लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है बामुकाबला अमोनिया। अमोनिया के मुकाबले में यूरिया लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। ओके बेटा, यूरिया अमोनिया के मुकाबले में लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो फिर जिन जानवरों को रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर मुहैया होगा वो अमोनिया को किस में चेंज कर लेंगे? यूरिया में। पूछो क्यों? क्योंकि यूरिया रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर लॉजी। अमोनिया को 500 मिलीलीटर चाहिए था, आधा लीटर, जबकि यूरिया को सिर्फ 50 मिलीलीटर चाहिए पानी निकालने, यानी पानी चाहिए 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए। तो शायद मैं कुछ और बोल गया, मुझे स्लिप ऑफ टंग हो रही है, तो सुनो। सिर्फ 50 ml पानी चाहिए, सिर्फ 50 ml पानी चाहिए 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए। 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए, तो मेरा बच्चा 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए 50 ml पानी चाहिए। और 50 ml बहुत कम पानी है बामुकाबला 500 ml। समझ आ गई बेटा? तो 500 को डिवाइडेड बाय 10 करो तो 50 ml बनता है। ठीक है, तो यूरिया रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल। हियर excretory nitrogen is metabolically converted into urea। तो जो excretory नाइट्रोजन, जो खारिज करने वाली नाइट्रोजन है, उसको पुत्र मेटाबॉलिकली अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। पुत्र अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के साइकिल को यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल की जो डिटेल है नेक्स्ट टॉपिक में आएगी, लिहाजा मैं यूरिया साइकिल की डिटेल आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा। अभी बस आप इतना याद रखें कि अमोनिया से यूरिया बनाने के साइकिल को क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? यूरिया साइकिल। तो व्हाट इज यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल इज द chemical reactions, it is the series of chemical reactions by which ammonia is converted into urea। भाई किन जानवरों में ऐसा होता है? इन दी एनिमल्स इनहैबिटिंग एनवायरमेंट, जो रहते हैं ऐसे एनवायरमेंट में विद रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जिनमें वाटर की कम सप्लाई है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है। एग्जाम्पल मैंने शुरू में बता दिया था, जो खुश्की पर रहते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल मैमल्स। अब मेरे बच्चों
ऐसे जानवर जो हवा में रहते हैं, अब आप कहोगे हवा में सर कौन रहते हैं, तो हवा में पुत्र बर्ड्स वगैरह रहती। बेटा बर्ड्स वगैरह को तो बिल्कुल भी बेचारियों को पानी दस्तयाब नहीं होता। वो तो आपने सुना होगा, थर्स्टी क्रो को बेचारी को पानी लेने के लिए एक जग में उसको क्या डालने पड़े थे, कंकर डालने पड़े थे, तब जाकर उसको क्या मिला था, पानी दस्तयाब हुआ था। तो ऐसे जानवर, एनिमल्स इनहेबिटिंग एनवायरमेंट विद एक्यूट शॉर्टेज, ठीक ठाक जहां शॉर्टेज ऑफ वाटर हो, वाटर सप्लाई हो, दे रिक्वायर एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उन्हें कोई ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए विच कैन बी एक्सक्रीटेड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो उन्हें कोई ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट चाहिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर से हम लोग बाहर, यानी वो लोग बाहर निकाल सके। तो मेरा बच्चा है, ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और आपको जानकर खुशी होगी कि उसे सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी चाहिए। 1 ग्राम यूरिक एसिड को खारिज करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी चाहिए। तो अब देख लो, 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 मिलीलीटर चाहिए था। 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए 50 ml पानी चाहिए था, और 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए। इन द यानी so only 1 ml water is required to eliminate 1 gram of water in the form of uric acid. In the form of uric acid. So therefore, मेरा बच्चा, reptiles and birds that inhabit arid environment, arid से मुराद ज्यादातर जो हवा में मौजूद होते हैं, they excrete uric acid as their excretory product. बच्चों, शुरू शुरू में एनिमल सारे पानी के रहने वाले थे, तो बेटा वो ज्यादातर अमोनिया निकालते थे। बाद में एनिमल्स पानी छोड़कर किधर आ गए एवोल्यूशन में, अगर हम देखें तो वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए। तो यूरिया और यूरिक एसिड बनाना और निकालना एवोल्यूशन का एक तरीका भी है, यानी कि अमोनिया वाले उन्होंने एवोल्यूशन कर ली तो वो यूरिया और यूरिक एसिड पर आ गए। खैर, एमोनिया निकालने वाले जानवरों को एमोनोटेलिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अमोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जबकि यूरियोटेलिक आर दी ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, एंड यूरिकोटेलिक organisms या animals are those which excrete nitrogenous waste product in the form of uric acid, in the form of uric acid. easy मेरे बच्चों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में क्या फर्क है। हाँ, अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया कि यूरियोटेली और यूरिकोटेली, ये दोनों एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन थी बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए उनके हैबिटेट्स में। तो जिस किस्म का हैबिटेट, उस किस्म का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। गॉट इट। तो मेरा बच्चा, एनिमल्स हैव अडेप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स but also the various adaptations, तो उन्होंने various adaptations की हैं, have been obtained to provide diversity in the excretory structures. तो अब इन जानवरों में अलग अलग excretory structures मौजूद हैं। excretory structures जैसे हम ह्यूमंस में किडनीज मौजूद हैं, तो पुत्र अर्थवर्म में नेफ्रीडिया मौजूद है, मेटानेफ्रीडिया, और प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वर्म है, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद है, और ग्रास हॉपर या कॉकरोच में मैलपिगियन टिब्यूल्स मौजूद हैं।
तो मैंने अभी बैठे बैठे अपने बच्चों को 3-4 नाम गिनवाए, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, किडनी, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, जो बॉडी फ्लूइड्स की सफाई करके नाइट्रोजनस वेस्ट को पकड़कर बाहर निकालती हैं। The main representative models are described below. तो अब हम देखेंगे कि यानी अब हम ये जो मैंने अभी नाम लिए आपके सामने, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और किडनीज वगैरह, अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगे हैं। क्या पढ़ने लगे बेटा? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। लो मेरा बच्चा, एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स वो होते हैं कि हम कोई एक ऐसा एनिमल चुनते हैं जो पूरे उस फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी अगर उस एनिमल को पढ़ लिया तो आप समझ लें कि आपने उस फाइलम के बाकी के तमाम जानवरों के बारे में पढ़ लिया। तो बच्चों, पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस फाइलम से ताल्लुक रखता है। तो जी हाँ, हाइड्रा इज सीनाइडेरियन। हाइड्रा एक सीनाइडेरियन है। हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है और बड़ा सिंपल है बेटा, डाइप्लोब्लास्टिक है। हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में फर्स्ट ईयर से। हमने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा और हमने गैसियस एक्सचेंज भी इसकी पढ़ी थी। तो जो है बेटा, तो इसकी बॉडी ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, और अंदर इसके बॉडी कैविटी होती है जिसका नाम क्या था, वो सेलेंटरॉन भी कहते थे और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी इसका नाम रखा था। तो जनाब, हाइड्रा एक सीनाइडेरियन है। चूंकि ये एक सिंपल सा एनिमल है तो इट डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर कोई नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया, किडनी और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद इसमें नहीं है। गॉट इट? तो मेरा बच्चा, हाइड्रा में याद रखो कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किस में स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो मेरे बच्चों ने हाइड्रा पे टिक लगाना होगा। अच्छा भाई, अगर इसमें कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे निकालता है? तो बेटा उसी तरह ही जिस तरह हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन पानी से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे लेगा थ्रू डिफ्यूजन, तो इसी तरह बेटा वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज, इसके सेल्स में से वेस्ट प्रोडक्ट्स सिंपली डिफ्यूज होकर अपने आइसोस्मोटिक से मुराद इर्द गिर्द पानी में एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर इसकी बॉडी में अमोनिया ज्यादा बन गई तो वो सेल के अंदर से निकलकर आराम से बाहर वाले पानी में चली जाएगी। डन पुत्र? तो पता ये लगा कि हाइड्रा जो है वो अपनी एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन से कर लेता है। क्यों? क्योंकि आउटर लेयर से बाहर वाला पानी इन कांटेक्ट है और इनर लेयर से वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर जो माउथ से जो पानी अंदर गया हुआ है वो उसके साथ इंटरकनेक्टेड है, यानी इनर लेयर जो। तो आउटर लेयर आउटर पानी के साथ अमोनिया निकाल देगी और इनर लेयर अंदर वाले पानी में अमोनिया आराम से डिफ्यूज करके बाहर निकाल देती है सेल्स की। ओके मेरे बच्चों, और अब हम अगला एनिमल शुरू करने लगे हैं और वो है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, रिमेंबर दैट इट इज सो मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, अब इसके लिए मुझे अपने बच्चों को फोटोग्राफ दिखानी पड़ेगी। ये रही। अच्छा जी, मेरे बच्चों, ये है प्लेनेरियन। ये क्या है मेरा बेटा? प्लेनेरियन। अच्छा, इस प्लेनेरिया के अंदर आप देख रहे हो कि एक जाल फैला हुआ है, ट्यूब्स ही ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स ही ट्यूब्स हैं। ये देखो, ये इस तरह की ट्यूब्स हैं और वो ट्यूब्स ब्लाइंड एंडेड है। ब्लाइंड एंडेड से मुराद आगे से बंद है मेरा बेटा।
वो ट्यूब आगे से बंद है, लेकिन जिस लेयर ने उसको बंद किया हुआ बेटा, वो सेल्स की लेयर बड़ी पतली है। देखो यहां से ये जो लेयर है ये बड़ी पतली पुत्र। तो ट्यूब्स आगे से बंद है, आगे से बल्ब बना हुआ है, और इस बल्ब की ये जो वॉल्स हैं ये बड़ी थिन है, बड़ी थिन है। तो जो चीज बड़ी थिन हो उससे बाहर से अंदर या अंदर से बाहर चीजें आराम से डिफ्यूज आउट एंड इन हो सकती। बेटा एक तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, ऊपर से इंटरकनेक्टेड है। बेटा जी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स को वर्ड प्रोटा प्रोटा मेरे मुंह से निकला पुत्र, प्रोटो बोलोगे। प्रोटो से मुराद इंटरकनेक्टेड। ये देखो आपस में सारी कनेक्टेड है। ये अगर आप मेरे माउस के एरो को देखें आप, तो ये एरो हेड में आप दिखा रहा हूं कि ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो दीज आर ट्यूब्यूल्स, प्रोटो हैं। प्रोटो मतलब इंटरकनेक्टेड। तो नेफ्रीडिया ऐसी ट्यूब होती है जिसका एक एंड इनर बॉडी में हो और जो दूसरा एंड है वो बॉडी से बाहर खुले। ऐसी ट्यूब जिसका वन एंड बॉडी के फ्लूइड में हो और दूसरा एंड बॉडी से बाहर खुले, उस ट्यूब को नेफ्रीडियम कहते हैं। और सिंगुलर नेफ्रीडियम प्लूरल नेफ्रीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्लूरल नेफ्रीडिया कहलाता है। अब मेरा बच्चा गौर से जरा सुनना आपने बेटा, ये जो ट्यूब का बल्ब वाला एंड नहीं है, इस बल्ब में यहां लिखा हुआ पुत्र सिलिया, कुछ किताबों में फ्लैजेला है, खैर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो इस बल्ब में हिल रहे होंगे। ये सिलिया, ये फ्लैजेला इस कदर बेटा हिलेंगे, इस कदर हिलेंगे, इस कदर अपनी मूवमेंट शो करेंगे कि लगेगा दूर से जैसे कोई शोला फड़फड़ा रहा है। होता नहीं, आप अभी एक मोमबत्ती को जलाओ और मोमबत्ती को जलाने के बाद उसके शोले को देखो, हल्की हल्की सी हवा अगर चल रही होगी तो वो शोला फड़फड़ाएगा मेरा बेटा। पुत्र शोले के फड़फड़ाने की मूवमेंट को फ्लिकरिंग मूवमेंट ऑफ फ्लेम कहते हैं। शोला, फ्लेम, फड़फड़ाने की मूवमेंट, फ्लिकरिंग मूवमेंट। तो बेटा चूंकि इसके सिलिया और फ्लैजेला माइक्रोस्कोप में इस तरह फड़फड़ाते हैं जैसे एक शोला फड़फड़ाता है, इसीलिए हमने इसका नाम फ्लेम सेल रख दिया या फ्लेम बल्ब रख दिया। अच्छा, जब इसके सिलिया या फ्लैजेला फड़फड़ाते हैं तो बेटा इर्द गिर्द मौजूद जो सिलोमिक फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड से मुराद जो बॉडी फ्लूइड है, वहां से वेस्ट मटेरियल्स, ये देखें ब्लू एरोज को देखें, वो अंदर को एंटर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ब्लू एरोज को आपने फॉलो करना, जब वो बाहर से अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें ये बैक साइड की तरफ धकेलते हैं। तो बेटा इस तरह कलेक्शन करके ये इधर से बेटा भेजेंगे। चूंकि सारी ट्यूब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो बेटा आखिरकार वो एक ऐसे सुराख में जा खुलेंगी जिसको नेफ्रिडियो पोर्स कहते हैं, और उन पोर्स के जरिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सुनिए जी, प्लानेरिया एक एनिमल्स के ग्रुप से बिलोंग करता है जिन्हें फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल टेप लाइक फ्लैट होती है। अच्छा, इन जानवरों में सिंपल टिब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है और उस टिब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम प्रोटोनेफ्रिडियम है। प्रोटो से मुराद कंबाइंड फॉर्म, मैं सब अपने बच्चों को समझा चुका हूं, ठीक है? नहीं समझ आती वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड करके देख लेना। और नेफ्रिडियम एक ऐसी टिब्यूल जिसका एक एंड इंटीरियर में खुले, मतलब बॉडी फ्लूइड में, और जिसका दूसरा एंड बॉडी से बाहर खुले, दैट इज एक्सटीरियर। और हाँ,
इसकी वॉल्स एब्जॉर्प्टिव हों। जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्लेम सेल की जो वॉल्स हैं वो एब्जॉर्प्टिव थी। ये देखो, ये फ्लेम सेल है और इसकी जो वॉल है वो वॉल एब्जॉर्प्टिव है। ओके, लो मेरा बच्चा, अ प्रोटोनेफ्रिडियम इज अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स। देखा, मैंने कहा था ना कंबाइंड फॉर्म है, और फिर ये ट्यूब्स आगे से बंद है, क्लोज्ड है, विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। और जो सिरा अंदर बॉडी फ्लूइड में खुल रहा है वो सिरा ओपन नहीं है बेटा। वो सिरा आप ऐसे समझ लो कि कोका कोला की बोतल है जिसका ऊपर से नेक के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन वो ढक्कन एब्जॉर्प्टिव है। A protonephridium is a network of closed tubules without internal openings. ओपनिंग्स नहीं है पुत्र, लेकिन वो फ्लेम सेल की जो वॉल है वो एब्जॉर्प्टिव है। तो ट्यूब्यूलर सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में बेटा ये ट्यूब्यूलर सिस्टम स्प्रेड हुआ होगा। एंड द ब्रांचेस आर कैप्ड। देखा, उन ब्रांचेस के मुंह को कैप किया हुआ है बाय अ सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो जो ट्यूब है वो आगे से बंद है, कैप्ड है। ये देखो कैप सेल। अच्छा, अब ये जो कैप एक सेल की है और इस सेल का हम फ्लेम सेल नाम देते, और फ्लेम सेल का ये न्यूक्लियस भी आप अंदर देख रहे हो। समझ आ गई? ले जनाब, तो सेलुलर सेटअप है टर्म्ड एज फ्लेम सेल। अच्छा जी, ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सिलिया इन देम। उनके अंदर सिलिया होते हैं। हुज बीटिंग, जिसकी बीटिंग, जिन सिलिया की बीटिंग मतलब उनकी जो हरकत है वो प्रोपेल करेगी कि बॉडी फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड घुसे किस में, ट्यूब्यूलर सिस्टम में, ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर आ जाए। मेरा बच्चा, द बीटिंग ऑफ द सिलिया लुक्स लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम। जब ये सिलिया बीट करते हैं तो बच्चों शोले की तरह भड़कता हुआ ये फ्लेम सेल दिखाई देता है, शोले की तरह फड़फड़ाता हुआ। तो इस फड़फड़ाती मूवमेंट का नाम फ्लिकरिंग होगा। तो जनाब, सिलिया लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, सो देयरफॉर these cells are termed as flame cells. ठीक है, these are termed as flame cells. तो जनाब, the tubular system is drained into excretory ducts, और उसके बाद ये ट्यूब्स आपस में जुड़कर excretory ducts में खुलती हैं। वो excretory ducts open into the exterior, वो बाहर की जानिब खुलती हैं थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। तो वो पोर्स जिनके जरिए अब इसने बाहर निकलना है इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में, उसको क्या बोलेंगे बेटा? नेफ्रिडियोपोर्स। मेरा बच्चा, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले फ्लैटफॉर्म्स हैं, जो फ्री लिविंग हैं, फ्रेश वाटर्स में रहते हैं, उनको तो अखा खुला पुत्र पानी दस्तयाब है ना, उनमें तो पानी आता रहता है। तो वो फिर क्या करेंगे? वो वेरी डाइल्यूट यूरिन बाहर निकालेंगे। जबकि जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, पैरासिटिक से मुराद जो जानवरों के जिस्मों के अंदर रहते हैं, वो क्या करेंगे? वो अपने आप को बेटा आइसोटोनिक कर लेंगे होस्ट से। वो अपने आप को आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं, आइसोटोनिक टू द होस्ट। तो बच्चों पता ये लगा कि एनवायरमेंट मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छा, पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स चूंकि पैरासाइट्स हैं, अब वो जब अपने होस्ट में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे तो इस तरह होस्ट बीमार हो जाएगा। होस्ट क्या हो जाएगा बेटा? बीमार हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट अपने एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर देते हैं, और अगर एनवायरनमेंट किसी जानदार का जिस्म हुआ तो वो बेचारा अपने नाइट्रोजनस वेस्ट तो बाहर निकाले, तो दूसरे लफ्जों में अब अंदर पैरासिटिक वॉर्म्स हैं, अब वो भी अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर निकाल ले तो बस फिर पूरियां ही पड़ जानी।
ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलते हैं जी। लो जी, अगला आ रहा है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। लो जी, अगला ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं अपने बच्चों को फिर दोबारा एक फोटोग्राफ इसकी दिखा दूं। ये रहा जी पुत्र जी, जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि अर्थवर्म की सेगमेंट्स होती हैं पुत्र, हर सेगमेंट में ट्यूब्स होंगी। और मैंने बताया था ना, एक ऐसी ट्यूब जिसका एक सिरा, ये जहां पर इस टाइम मेरा एरो है, जिसका एक सिरा बॉडी के फ्लूइड में खुल रहा हो, और पुत्र दूसरा सिरा, ये देखो ये दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा बॉडी से बाहर खुल रहा हो, उस ट्यूब को नेफ्रिडियम कहते हैं। अच्छा, अर्थवर्म की जो नेफ्रिडियम है ना, वो जरा उसकी खास स्ट्रेटजी है पुत्र। जिस तरह हमारी आदत होती है कि अपना कान रखना है हमसायों के घर में, तो ये देखो इस सेगमेंट की जो नेफ्रिडियम है, उसका वो वाला मुंह जो बॉडी फ्लूइड में खुलता है बेटा, वो अपनी सेगमेंट से निकलकर ये दरमियान में सेपरेशन को सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम में से निकलकर साथ वाली सेगमेंट के सिलोमिक फ्लूइड में मौजूद है, बॉडी फ्लूइड में मौजूद। अच्छा, अब ये क्या करेगा, हमसाए के सिलोमिक फ्लूइड को अपने इस मुंह से अंदर ले जाएगा। अच्छा बेटा, वो मुंह ट्यूब का जो सिलोमिक फ्लूइड में खुल रहा है उसको बोलेंगे नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम के मुंह पर सिलिया लगे हुए होंगे, सिलिया की मूवमेंट से सिलोमिक फ्लूइड एंटर होगा नेफ्रोस्टोम में। और अगर आप मेरे एरो को देख सकें तो मेरे बच्चों, ये फ्लूइड नेफ्रोस्टोम से एंटर होकर यहां पहुंचेगा, इस वाली सेगमेंट। अब आप देख रहे हो कि ये नेफ्रिडियम इतनी सिंपल नहीं है बेटा। एक तो ये ट्यूब लंबी है, और इस लंबी ट्यूब के ऊपर कॉम्प्लेक्स ऑफ कैपिलरीज ने इसको घेरा हुआ है। 10th में पढ़ा था ना कि जिस तरह हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल थी उसको भी तो कैपिलरीज ने घेरा हुआ था ना बेटा, लूप ऑफ हैनल के ऊपर भी कैपिलरीज थी। इसी तरह इस नेफ्रिडियम की इस ट्यूब पर भी ढेर सारी क्या होंगी, कैपिलरीज होंगी। और हम पढ़ चुके हैं कि नेफ्रिडियम की जो जो वॉल है वो एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। तो बेटा एब्जॉर्प्शन होती रहेगी बेटा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती होती जब सिलोमिक फ्लूइड लास्ट पार्ट रेक्टम में पहुंचेगा, ये देखो ये लास्ट पार्ट में पहुंच गया है, तो उस वक्त पुत्र वो यूरिन बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? और फिर उस यूरिन को निकाला जाएगा इस नेफ्रिडियोपोर से। तो पता लगा इस सेगमेंट में के नेफ्रिडियोपोर से जो गलाजत निकल रही है, वो गलाजत साथ वाली सेगमेंट की सिलोमिक फ्लूइड से निकाली गई है। अच्छा, अब कैपिलरीज जो है वो सारी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये नेफ्रिडियोपोर, ये पुत्र नेफ्रोस्टोम। तो नेफ्रोस्टोम ओपन्स इनटू द सिलोमिक फ्लूइड या बॉडी कैविटी सिलोमिक फ्लूइड, और वहां से ये सिलोमिक फ्लूइड को अंदर डाल लेता है। उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, एक एक चीज जो चाहिए होती है वो वापस ले ली जाती है। इन द एंड पुत्र एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अलोंग विद वाटर रह जाते हैं, जो कि यूरिन की शक्ल में बाहर निकाल दिए जाते हैं। डन। अच्छा, अब एक और बात ये मैं आपको बतानी भूल गया कि हर सेगमेंट के अंदर पुत्र दो दो अलग अलग नेफ्रिडिया होंगे। तो जब नेफ्रिडिया आपस में जुड़े नहीं तो उन्हें फिर हम प्रोटो नहीं, क्योंकि प्रोटो का तो मतलब था कंबाइंड फॉर्म। तो इसको अब आपने कंबाइंड नहीं, इसको आपने सेपरेटेड है, तो इसका नाम रखना है मेटा नेफ्रिडिया। मेटा से मुराद सेपरेट सेपरेट। और एवरी सेगमेंट कंटेन्स पेयर ऑफ नेफ्रिडिया, पेयर ऑफ नेफ्रिडिया। डन मेरा बच्चा। लो पुत्र, अर्थवर्म
is an ideal example of another type of tubular excretory system called metanephridia या metanephridium. पुत्र each segment of the earthworm मैं बता चुका हूं has pair of metanephridia. बड़ा इजी मैं आपको समझा चुका हूं, सारा बार रीडिंग बाकी. पुत्र जी this system has an internal ciliated opening, the nephrostome. तो बेटा इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है और नेफ्रोस्टोम इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड है. तो सिलोमिक फ्लूइड में वो इमर्स्ड है, मतलब वो उधर सस्पेंडेड है. एंड एनवेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. और हम पढ़ चुके हैं कि हर नेफ्रिडियम नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से सराउंडेड भी है. अच्छा बेटा, नेफ्रोस्टोम कलेक्ट्स सिलोमिक फ्लूइड. अभी अभी मैंने आपको बताया कि नेफ्रोस्टोम सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेगा और फिर क्या होगा? एज ये जरा जी, एज फ्लूइड मूव्स अलोंग द ट्यूब्यूल, जैसे जैसे वो फ्लूइड ट्यूब्यूल से निकलता है यानी उससे गुजरता है, तो एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब्स सॉल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन. ल्यूमेन कहते हैं ट्यूब के अंदर जहां जिस तरह बॉटल की ल्यूमेन में पानी है, इसी तरह जूस के डब्बे के ल्यूमेन में जूस है, इसी तरह नेफ्रिडियम के ल्यूमेन में से सॉल्ट्स वगैरह को बेटा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और कैपिलरीज के जरिए उन्हें वापस ब्लड में भेज दिया जाएगा एंड सेंड्स टू ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दी नेफ्रिडियम. और जो लेफ्ट ओवर बेटा, जो पीछे जो चीज रह जाएगी, दैट विल अपीयर्स एज यूरिन and that urine will be containing nitrogenous waste. लो जी, आज का हमारा लेक्चर यहाँ खत्म हुआ. उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को समझ आया होगा. कोई चीज समझ में ना आए उसको बार बार रिवर्स करके चेक करें, और अगर फिर भी नहीं आती तो फिर बेटा मेरे चैनल के अबाउट में मेरा फोन नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप करके जब मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं अपने बच्चों के लिए हाजिर हूं. ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ही अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए. अल्लाह की अमान में रहें आप लोग सब, और अल्लाह पाक आपको खुशियां अता करें और आपके माँ बाप को आपकी खुशियां अता करें. ठीक है मेरे बच्चों, अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो. खुदा हाफिज, इजाजत दीजिए.